हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का जो है 2012 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन। इससे जो है हम लोग का प्रीव्यू है, इसका जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप जांच भी लेंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन, ऑप्शन ए दिया प्राचीन काल इतिहास, ऑप्शन बी वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, ऑप्शन सी वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध हो, ऑप्शन डी नवकालीन इतिहास। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते थे? तो वैसा काल जिसमें जो है किसी भी प्रकार का हमें लिखित स्रोत नहीं मिला। क्या नहीं मिला? लिखित स्रोत नहीं मिला गया। लिखित स्रोत ही इस टाइम जो है हम लोग को नहीं मिला था। देखिए, तो इस समय क्या हुआ था, हम लोग को लिखित स्रोत ही नहीं मिला था। जबकि हिस्ट्री को यदि देखा जाए तो हिस्ट्री यानी इतिहास को यदि देखा जाए तो इसे कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। और इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल यानी इसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, इसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं और इसे हिस्टोरिको बोलते हैं। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, इसमें जो है कोई भी चीज़ जो लिखा ही नहीं गया, इसमें क्या हुआ, लिखित स्रोत ही नहीं मिला। लिखित स्रोत नहीं, यानी ऐसा कोई चीज़ हमें नहीं मिला जो लिखा गया हो। और ये आद ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया, लिखा हुआ स्रोत, लिखित स्रोत तो मिला, लेकिन ऐसा स्रोत था कि इसके बारे में कोई पढ़ ही नहीं पाया। यानी आद ऐतिहासिक काल में लिखा मिला लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। और इसी के अंदर जो है आ जाता है सिंधु सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वास्को डिगामा यात्री था। तो वास्को डिगामा जो है कहाँ का यात्री था? तो ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी अमेरिका। तो वास्को डिगामा जो है एक क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। ये भारत आया था। ये कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो गया। आइए कुछ इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो देखिए, वास्को डिगामा जो है पहली बार, वास्को डिगामा जो है पहली बार भारत आया था 1498 को। कब आया था? 1498 ईस्वी को आया। और कहाँ आया? तो ये आया केरल में। कहाँ आया? केरल के मालाबार तट पे आया था। कहाँ आया था? केरल के मालाबार तट पे। और इस समय केरल का जो राजा था उसे जमोरीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमोरीन के यहाँ आया। जमोरीन ने इसे क्या किया? तो इसका जो है भव्य स्वागत किया गया। और जमोरीन का इसका जो है भव्य स्वागत किया गया था। और जब यहाँ से ये जाने लगा तो इसे जो है जमोरीन मसाला दिया था। क्या दिया था? मसाला, बहुत सारा मसाला दिया, जिसे ये अपना भी एक नाव खरीद करके उससे भी मसाला से भर लिया और ये पुर्तगाल ले गया। कहाँ ले गया? पुर्तगाल। और वहाँ जाके करीब 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना गुना कमाया? 60 गुना कमाया। और फिर ये दोबारा भारत कब आया? तो दोबारा जो है भारत ये 1502 ईस्वी में जो है पुनः दोबारा जो है ये लौट करके और फिर क्या हो गया? आ गया था यहाँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 6 से 10, ऑप्शन बी 8 से 12, ऑप्शन सी 8 से 14 और ऑप्शन डी जो है 6 से 14 है। देखिए, ये जो है ये 6 से 14 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। और आर्टिकल 24, देखिए आर्टिकल 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। किस पे? बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी बाल नियोजन पर प्रतिबंध। यानी आप जो है किसी भी 14 साल से कम के बच्चे को किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। जैसे जो है कारखाना, किसी खतरनाक फैक्ट्री में आप इसे नहीं लगा सकते हैं, या माइनिंग या खदान में इसे जो है नहीं लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के खदान कारखाना या फिर खतरनाक कारखाने में या खतरनाक काम में जो है 14 साल से कम के बच्चे को आप नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है
देखिए तो 4 है नगर निगम के अध्यक्ष हैं, तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन डी सरपंच। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसे कहते हैं स्थानीय सरकार, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। स्थानीय सरकार, इसे क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। अब ये स्थानीय सरकार जो है 2 तरह से बटा होता है। कितने तरह से बटे होंगे? 2 तरह से बटे होंगे। एक को कहते हैं ग्राम पंचायत, क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। और एक को कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका, एक को क्या कहते हैं? नगर पालिका। अब ये नगर पालिका जो होता है, ये नगर पालिका जो है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो देखिए नगर पालिका को कैसे बांटते हैं? नगर पालिका, नगर पालिका। अब नगर पालिका कितने होते हैं? तो इसका जो है 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है? तो एक छोटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं तहसील। क्या कहते हैं? तहसील कहते हैं। और इसका जो मतलब इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर कौन आता है? तो नगर पंचायत आता है। कौन आता है? नगर पंचायत। और इसका जो है मतलब इसका कौन होता है इसे देख रेख करने के लिए? तो इसका जो होता है चेयरमैन होता है। कौन होता है? चेयरमैन। इसका कौन होगा? चेयरमैन। तहसील का नगर पंचायत और इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर कौन सा होगा? जैसे मुखिया होता है इसी तरह से यहाँ क्या होगा? तो चेयरमैन होगा। दूसरा जो आता है ये जिला स्तर पे आता है। किस स्तर पे आता है? जिला स्तर पर। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है नगर परिषद होता है। क्या होता है? नगर परिषद। और नगर परिषद के अंदर कौन आता है? तो इसके जो अंदर आते हैं वो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष। अगला जो होता है वो राजधानी में आता है। कहाँ आता है? राजधानी में आता है। और इसके अंदर कौन होता है? तो इसके अंदर होता है नगर निगम। कौन होता है? नगर निगम। कौन होगा? नगर निगम। और नगर निगम के अंदर कौन आएगा? तो इसके अंदर आएगा महापौर। कौन आएगा? महापौर। महापौर इसके अंदर किसके? राजधानी के अंदर नगर निगम में आएगा। जबकि जिला में कौन आएंगे? तो अध्यक्ष। और तहसील में कौन होगा? तो चेयरमैन होगा। और ग्रामीण पंचायत को समझ लेते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के अंदर मुख्य रूप से कितने पद होते हैं? तो इसके अंदर जो है 3 पद होते हैं। देखिएगा ग्राम स्तर पर देखिएगा तो ये कौन होता है? ग्राम पंचायत। कौन होगा? ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत। और सेकंड नंबर में कौन आता है? तो सेकंड नंबर में पंचायत समिति आता है। कौन आता है? पंचायत समिति। और सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है जिला पारिषद। कौन होता है? जिला पारिषद। जिला पारिषद। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो बांग्लादेश जो है कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1977। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का नक्शा। देखिए भारत को मैप को यदि देखिएगा तो इस तरह से जो है भारत का मैप है। यहाँ जो था एक क्या था? यहाँ जो था पूर्वी पाकिस्तान था। इससे पहले 1971 से पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। और इधर जो था पश्चिमी पाकिस्तान था। इधर पश्चिमी पाकिस्तान का लोग जो है पूर्वी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, जिसके कारण यहाँ के शरणार्थी जो है अपने भारत में शरण लेने के लिए चले आए। बहुत सारा यहाँ जो है बहुत सारे महिलाओं का बलात्कार किया गया। इससे ऊब करके इस समय भारत का प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ये पूर्वी पाकिस्तान पर जो है अपनी सेना को भेज दिया। और यहाँ से जो है पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को मार मार करके यहाँ से भगाया गया। और जब पूर्ण रूप से ये खाली हो गया तो एक अलग ही इसे देश बनाया गया, जो कौन सा देश बना? बांग्लादेश बना। और ये कब बना? तो 1971 में बना। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी है गुप्त मतदान, ऑप्शन सी है गणराज्य और ऑप्शन डी जो है वो संप्रभुत्ता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धर्मनिरपेक्षता। जबकि आइए थोड़ा सा और जानते हैं 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन इसे लाने वाला कौन था? तो इसे जो लाया गया था
वो उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इसे कौन लाई थी? इंदिरा गांधी ने लाई थी। इसमें जो है काफ़ी अधिक बार संशोधन कर दिया गया है, करीब 59 बार जो है प्रावधान जोड़ने के कारण जो है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी, या कहिए तो इसे छोटा संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा संविधान। किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है छोटा संविधान कहा जाता है। इसी समय जो है आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू किया जाएगा, ऐसा जोड़ा गया था। जबकि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा, ये भी बात किस में जोड़ा गया था? तो इसी में जोड़ा गया था। और इसमें जो है मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। किसे जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और इसे लाया किसके सिफारिश पर गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। किसके सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन को लाया गया। और इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बढ़ा करके कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होगा? ये 6 साल का इसमें कर दिया गया था। कितने साल का कर दिया? 6 साल का, जिसे फिर जो है पुनः घटा करके 44वां संविधान संशोधन में इसे कम किया गया और 5 साल कर दिया गया। इसमें प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़ा गया था। कितना शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द। पहला शब्द था समाजवादी, और दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष। दूसरे शब्द का क्या नाम था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो था वो तीसरा क्या था? तो तीसरा था एकता और अखंडता। एकता एवं अखंडता। इसे जो है जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में। तो इतनी बातों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन ए कहता है 50%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी जो है 45। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? देखिए ऑप्शन ए कहा दादा भाई नेहरू, ऑप्शन बी कहा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कहा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी कहा एओ ह्यूम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एओ ह्यूम। देखिए एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? तो एलन ऑक्टिव ह्यूम जो है इनका पूरा नाम था, एलन ऑक्टिव ह्यूम। ये कहाँ के थे? तो ये जो थे स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। चलिए आइए आगे जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। कौन किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। कौन किया था? एओ ह्यूम। इसे जो है एओ ह्यूम को जो है शिमला का संत कहा जाता है। और ये जो था असैन्य अधिकारी, सेना से इसे कोई मतलब नहीं था। और ये स्थापना कब किया था? तो 1885 में किया था। इस समय जो था भारत का वायसराय कौन था? वायसराय जो है इस समय डफरीन था। कौन था? डफरीन। अंग्रेज जो है कांग्रेस की स्थापना अपने सुविधा के लिए किया था, लेकिन ये जो है बहुत ही भारतीयों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि भारतीय को जो है एक मंच मिल गया जहां वो बोल सकता था। तो इसकी मीटिंग कब थी? तो इसकी मीटिंग जो प्रस्तावित थी वो थी ये कहाँ थी? तो ये जो थी मीटिंग इसका जो था ये 19 दिसंबर में होता था। कब होता था? दिसंबर में। लेकिन 1930 से, कब से? 1930 से जो है ये जनवरी में होने लगा। कब होने लगा? जनवरी। और इसका जो अधिवेशन, पहला जो अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन कहाँ होना था? तो इसका बॉम्बे का गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में जो है इसका अधिवेशन हुआ। और इसमें कितने लोग आए थे? तो इसमें जो है 72 लोग आए थे। सबसे पहला अधिवेशन में कितने लोग थे? तो 72 लोग थे। और इसका अध्यक्ष कौन थे? पहले का अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इनके पहले अध्यक्ष थे। और इसे जो है 1885
1885 से 1905 तक के काल को भिक्षा का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिक्षा का काल कहा जाता है, भिक्षा का काल। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो सबसे छोटे स्तर पर जो है चुनाव कहाँ किया जाता है? तो ग्राम पंचायत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ग्राम पंचायत। देखिए चुनाव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए निर्वाचन, चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव जो करवाता है वो करवाता है निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। कौन कराएगा चुनाव? निर्वाचन आयोग कराएगा। और इसकी जो है चर्चा संविधान में कितने अनुच्छेद में है? यानी भाग जो है इसका 5 है। कौन से भाग जो है? 15 भाग में है। कौन से भाग में है? 15 भाग में जो है 15वां भाग में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। और ये आर्टिकल कितना से कितना है? तो आर्टिकल जो है 324 से 329 है। कितना है? 324 से 329, 324 से 329 तक जो है इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए कहा इसके पंचायत अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन बी कहता है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन डी यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्र को अपील करता है। क्योंकि इसका सही नहीं है। तो ये कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं यूएनओ के बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसे यूएनओ क्या कहते हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर, कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को होता है। और इसका स्थापना न्यूयॉर्क में होता है। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय का श्रेय, देखिए तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में ही है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ का जो है 6 अंग होता है। कितने अंग होते हैं यूएनओ के? 6 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला जो होता है वो होता है न्यास। कौन होता है? न्यास। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। और इसका तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग जो है सचिवालय होता है। कौन सा होता है? सचिवालय। और चौथा अंग कौन सा है? तो चौथा अंग जो है महासभा होता है। कौन सा होता है? महासभा। और 5वां अंग जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद होता है। कौन सा होता है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और 6वां जो होता है वो होता है सुरक्षा परिषद। क्या होता है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, यूएनओ का जो है 5 देशों के पास, कितने देश के पास? तो 5 देशों के पास जो है वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। कौन कौन सा देश है? तो पहला होता है अमेरिका। कौन होता है? अमेरिका। अमेरिका को वीटो पावर मिला हुआ है। दूसरा ब्रिटेन को मिला हुआ है। किसे मिला हुआ है? तो ब्रिटेन को मिला हुआ है। और तीसरा जो है फ्रांस को मिला हुआ है। और चौथा जो है रूस को मिला है। और 5वां जो है चीन को मिला हुआ है। 5 देशों को क्या है? तो वीटो पावर मिला हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? तो देखिए ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन और ऑप्शन डी जो है गोविंद बल्लभ पंत है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए कुछ बात जो है इससे संबंधित जान लेते हैं। तो देखिए यदि कहा जाए कि भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम वेंटिक। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक कौन था? विलियम वेंटिक था। जबकि दूसरा कहा जाए कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जबकि फर्स्ट वायसराय कहा जाए, क्या कहा जाए? फर्स्ट
वायसराय। तो फर्स्ट वायसराय कौन था? तो वो भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जबकि लास्ट वायसराय कहा जाए तो ये कौन था? माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन लास्ट वायसराय था। क्या था? लास्ट वायसराय था। फिर इसी जो है इसी के समय, माउंटबेटन के समय जो ही है भारत आज़ाद हो गया और इसी को जो है स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी मान लिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट सेकंड गवर्नर जनरल कौन बना था? तो अपने भारत का राजगोपालाचारी बना था। कौन बना था? राजगोपालाचारी बना था। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो देखिए पहला है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी मार्शल टीटो और ऑप्शन डी जो है कर्नल नासिर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बेनजीर भुट्टो जो है इससे संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किन कर्म के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो क्या होगा? तो व्यक्ति जो है मताधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए कहता है मानसिक रूप से विकृत, ऑप्शन बी गरीबी रेखा से नीचे, ऑप्शन सी वयस्क, ऑप्शन डी विकलांग। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मानसिक रूप से विकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी जो है मानवाधिकार आयोग। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जो है आर्टिकल 72 में प्राप्त है। किस में प्राप्त है? तो आर्टिकल 72 के अनुसार जो है वो किसी भी सज़ा को जो है माफ़ कर सकता है। और ये कहाँ किसकी सलाह पे? तो ये जो है गृह मंत्री के सलाह पे। किसके मंत्री पे? गृह मंत्री के सलाह पर जो है किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। और ये फांसी की सज़ा माफ़ करने कहाँ से लाया गया है? तो ये जो है अमेरिका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। अब जो है राष्ट्रपति किस किस तरह से जो है सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले पार्डन यानी क्षमा दान शक्ति में जो है ये पूर्ण रूप से कम्प्लीटली जो है किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। 5 तरीक़ा से जो है ये सज़ा माफ़ करते हैं। दूसरा जो है वो है लघुकरण। क्या होता है? लघुकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशन। क्या कहते हैं? कम्यूटेशन, लघुकरण। लघुकरण के द्वारा क्या करते हैं? ये किसी भी सज़ा की प्रकृति को चेंज कर देते हैं। प्रकृति चेंज करने का मतलब हुआ कि जैसे 10 साल किसी व्यक्ति को कठोर सज़ा है तो उसे क्या कर सकता है? तो उसे 10 साल साधारण सज़ा में बदल सकता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लघुकरण। और तीसरा है रिमिशन। इंग्लिश में रिमिशन कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो परिहार कहते हैं। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति किसी की सज़ा के समय को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सज़ा को कम कर देते हैं। और चौथा जो है वो है रिस्पाइट। क्या है? रिस्पाइट, जिसे कहते हैं विराम। क्या कहते हैं? विराम, यानी किसी भी सज़ा को जो है ये रोक भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और ये किसके अनुसार? तो 4 के अनुसार। और पाँचवा जो है ये है प्रविलंबन। क्या कहते हैं इसे? प्रविलंबन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रविलंबन। और इसमें क्या करते हैं? तो ये अस्थायी रूप से रोक लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जी कहीं चले जाते हैं तो उसे जो है कुछ दिनों के लिए उनकी सज़ा को जो है रोक दिया जाता है, उसे फांसी नहीं दिया जाता है। जब राष्ट्रपति जी आएंगे तब उसे जो है ये हटा देंगे प्रविलंबन, तब जो है उसे या तो माफ़ कर देंगे या फिर उसे सज़ा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविला ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया? तो ये किस वर्ष में पारित किया? पहला ऑप्शन है 1765, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1766 और ऑप्शन डी है 1767। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं, 1765 में इसे जो है लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 17 होना चाहिए, 16 ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1767।
देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए ये कब आया था, तो 1919 में सर सिडनी रॉलेट, इसको लाने वाला अंग्रेज़ कौन था, तो सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है ये रॉलेट एक्ट कानून को लाया गया था, जबकि इसका पूरा नाम था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट इसका पूरा नाम था। किसका, रॉलेट एक्ट कानून का जो है पूरा नाम था। रॉलेट एक्ट कानून का ये पूरा नाम था। महात्मा गांधी जो है इस कानून को क्या कहा था, तो इस कानून को काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून। महात्मा गांधी क्या कहे थे, काला कानून कहे थे। जबकि इसे जो है कहा गया बिना अपील, इसके खिलाफ जो है आप किसी भी प्रकार का कोई अपील नहीं कर सकते थे, तो इसे कहा गया बिना अपील बिना दलील, यानी इसके खिलाफ जो है आप दलील भी नहीं दे सकते हैं। बिना अपील बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। क्या कहा गया, बिना अपील बिना दलील और बिना वकील का कानून, यानी आप अपने खिलाफ अपने तरफ से जो है किसी भी प्रकार का कोई आप वकील नहीं रख सकते हैं। इसमें क्या था कि अगर आप पे शक होता है, किसी भी प्रकार का कोई शक होता है, तो आपको जो है शक के आधार पर पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा, अंग्रेज पकड़ लेता था शक के आधार पर। ये आया था 19 मार्च, कब आया था, 19 मार्च 1919 को आया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था। तो गोवा को जो है राजधानी कौन बनाया। देखिए तो ऑप्शन ए है फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर, और ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, और ऑप्शन डी है वास्को अल्मोड़ा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए सबसे पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 को आया था। और दूसरी बार कब आया था, 1502 में। लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब पुर्तगाल का जो पहला गवर्नर था, यानी फर्स्ट गवर्नर इसका कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर का नाम था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। क्या नाम था, अल्मोड़ा। इसका पहला गवर्नर जो था उसका नाम था अल्मोड़ा। इसने क्या किया, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। क्या चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। और दूसरा क्या चलाया था, तो ब्लू ओशियन पॉलिसी चलाया था। क्योंकि ये कहता था कि अगर किसी पे अधिकार करना है तो हमारा जो है नौसेना भी क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और इसके बाद अगला जो इसका गवर्नर आया वो कौन आया, तो अल्बुकर आया। कौन आया, अल्बुकर क्या सब किया, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अल्बुकर को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, यानी पुर्तगालियों का जो है वास्तविक गवर्नर कौन था, तो अल्बुकर था। इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा को जीत लिया। और इसके बाद बीजापुर को भी जीत लिया। और ये कृष्णदेवराय से इसका जो है अच्छा संबंध था। इसने कहा कि यदि अपना भारत में पैर जमाना चाहते हो तो इसके लिए भारतीय महिला से शादी करना होगा। क्या करना होगा, भारतीय महिला से शादी कर लेना है। यानी भारतीय महिला से यह क्या किया, शादी करना शुरू कर दिया। और पुर्तगालियों जो है गोवा में अंत तक रह गया, यानी हम लोग जब आज़ाद हो गए फिर भी गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन ही था। और गोवा हम लोग का कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में आज़ाद हुआ। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन जो है विजय के द्वारा आज़ाद किया गया था। कौन सा, ऑपरेशन विजय, यानी ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन जो है विजय चला करके और हम लोग 1961 में आज़ाद हुए। सोचो हम लोग आज़ाद कब हो गए थे, तो 1947 में ही आज़ाद हो गए थे। और गोवा कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 कहता है अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वेस्टर्न पर आयात कर हटा लिया गया। यानी सूती वस्त्र पर से जो है कर कब हटाया गया, तो ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883 और ऑप्शन डी जो है 1889। तो इसका सही आंसर जो है 1881 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
मध्यकालीन समय से 10वीं शताब्दी तक कहा जाता है, यानी कितने से कितने तक को जो है मध्यकालीन समय कहा जाता है। ऑप्शन ए है 7 से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 8 से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 8 से 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 6 से 9वीं शताब्दी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 से 16वीं शताब्दी तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सन 1857 की क्रांति शुरू हुई, यानी 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन ए कहता है पटना से, ऑप्शन बी बक्सर से, ऑप्शन सी मेरठ से और ऑप्शन डी जो है झांसी से। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो है मेरठ हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। मेरठ से कर दिया था कौन सा नेटिव इन्फेंट्री जवान, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री जवान जो है यहाँ से 1857 की क्रांति शुरू कर दी थी। जबकि 1857 की क्रांति जो थी ये सभी के अपना जो है स्वार्थ के लिए था, जबकि इसका कई सारा कारण भी था। मान लीजिए इसका पहला कारण जो था आर्थिक सुधार, यानी अंग्रेज जो है रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त में सुधार किया था, और कुछ सामाजिक सुधार, यानी सामाजिक सुधार क्या सब किया था, तो जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, इस तरह के बंद कर दिया था, जबकि भारतीय लोग जो है इसे मानता था। और दूसरा धार्मिक सुधार, ये जो है धर्म पे भी थोड़ा बहुत सुधार करने लगा। और इसका तत्कालिक कारण था कि यह जो है जो कारतूस बनाया जाता था, वो जो कारतूस बनाया जाता था उस पर जो है चमड़ा जो होता था वो गाय के चमड़े का होता था, और सूअर के मांस से जो है सूअर के चर्बी से मिल करके उस कारतूस को बनाया जाता था। और इसे जो है मतलब सैनिक जो है अपने मुंह से छील करके फेंकता था, जो दोनों के लिए गाय और सूअर जो है दोनों के लिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो था ये एक्सेप्शन था। इसी की वजह से जो है 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ से शुरू हो गई। अब अगला विद्रोह जो हुआ वो 30 मई 1857 को दिल्ली से हुई। पहले विद्रोह मेरठ से ही हुआ था, 20 नेटिव इन्फेंट्री जवान ने किया था। और इसी समय जो है बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने सारी बात किसे बता दिया था, अंग्रेज को गुप्त सूचना दे दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या है। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगृह। पहले ये हर्यक वंश किसके समय, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार के समय इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी, राजगिरी, यानी सबसे पहली राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी। उसके बाद आया उदायीन क्या किया, उदायीन जो है अपनी राजधानी को कहाँ ले गया, तो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले जो है मगध का राजधानी कहाँ था, राजगिरी में, फिर उसके बाद कहाँ लाया, तो पाटलिपुत्र लाया। कौन लाया, तो उदायीन लाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कहता है मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। तो सबसे पहले जो है पालतू किसे बनाया गया था, तो ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी जो है बकरी है। तो सबसे पहले बार मनुष्य जो है किसे पालतू बनाया था, तो देखिए उस समय जो मनुष्य होता था शिकार उकार करता था, तो शिकार करने में उसका सर्वाधिक मदद कौन करता था, तो सर्वाधिक मदद कुत्ता करता था किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, कुत्ता को बनाया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुगल काल का पतन शुरू हुआ। तो मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ, मध्यकालीन समय से, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आधुनिक काल से जो है मुगल काल का पतन शुरू हो गया। देखिए मुगल काल का जो शासक है, जो औरंगजेब के बाद जो है कोई भी योग्य शासक नहीं हो पाया। और मुगल काल, औरंगजेब के बाद का जो काल हुआ उसे मुगल काल या मुगल काल का उत्तर काल कहा गया। क्या कहा गया, उत्तर काल, जिसका पहला राजा था बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम भी कहते थे, और लास्ट जो था वो लास्ट था बहादुर शाह, जिसे बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता था। तो ये सब राजा जो था योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नियोलिथिक का अर्थ क्या है। तो देखिए नियोलिथिक का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए है पुरापाषाण, ऑप्शन बी है
मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 5 जून को और ऑप्शन डी जो है 5 अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो देखिए इसमें से प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो देखिए हवा तो प्राकृतिक है, हवा प्राकृतिक घटक है, वन भी प्राकृतिक घटक है और जल भी प्राकृतिक घटक है, जबकि बांध जो है प्राकृतिक घटक नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिक, ऑप्शन बी पर्यावरण विज्ञान, ऑप्शन सी भूगर्भ विज्ञान, ऑप्शन डी जो है भूगोल। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है जल प्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। तो देखिए जल प्रपात का निर्माण कैसे होगा। ऑप्शन ए कहता है नदी, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी हिमानी, ऑप्शन डी लहरें। तो देखिए कोई भी नदी है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है और पहाड़ से गिर रहा है, तो ये नदी जब नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ नीचे की ओर पहाड़ से नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो यहाँ कुछ कुंड बना देगा। क्या बना देगा, कुंड बना देगा, यानी गड्ढा बना देगा। तो यहाँ जो नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसी को क्या कहा जाता है, जल प्रपात कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, जल प्रपात कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अवनमन कुंड। क्या कहेंगे, अवनमन कुंड। और फिर यहाँ से नदी जो है आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे जब बढ़ती है तो वहाँ बहुत सारा पत्थर रहता है, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, तो इसमें नदी जो है भुतला जाती है, यानी ये जो है विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और जब यहाँ विलुप्त हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भावर प्रदेश। क्या कहेंगे, भावर। क्या कहेंगे, भावर प्रदेश कहेंगे। और ये फिर नदियाँ जो है आगे की ओर बढ़ती है, भावर प्रदेश से जो है आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो ये इस तरह से टेढ़ा उड़ा करके आगे की ओर बढ़ती है। तो इस टेढ़ा होकर के आगे बढ़ती है तो एक बार नदी जो है फिर इसको काट देती है। इस रास्ते को जब काट देती है तो इसे कहते हैं गोखुर झील। इसे क्या कहेंगे, गोखुर झील कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, गोखुर झील कहेंगे, जो गाय के खुर के आकार का होता है। फिर नदियाँ जो है यहाँ से आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ने के बाद ये समुद्र में जाकर के गिर जाती है। और गिरने से पहले ये जो है इस तरह का मुहाना बनाती है या छोटे छोटे द्वीप का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा इसे कहते हैं। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं फोकस। उसे क्या कहते हैं, फोकस। और जब भूकंप ऊपर पृथ्वी पर सबसे पहले जहाँ पे पहुँचती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। और इसे क्या कहेंगे, तो इसे फोकस या केंद्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्र। और इसे ईपी सेंटर, क्या कहेंगे, ईपी सेंटर, इंग्लिश में ईपी सेंटर कहिएगा। अब देखिए तो इसे क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। तो क्वेश्चन भी क्या किया कहा है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। तो जहां उत्पत्ति होगा उसे क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी भ्रंश रेखा, ऑप्शन डी जो है वलन अक्ष। तो देखिए केंद्र तो नहीं दिया, तो ऑप्शन में दिया क्या है, तो अधिकेंद्र, यानी भूमि पर पूछ रहा है तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्वेश्चन है ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी जो होती है वो नीचे से निकलती है और जब ये निकलती है तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। ये लावा है, ये जब निकल रहा है तो इसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और जब ये ठंडी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ये जमा हो जाता है तो क्या बना लेता है, पर्वत बना लेता है या पहाड़ वहाड़ बना लेता है। तो देखिए इसमें जो ये रास्ता जो बच गया, ये रास्ता को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर, यानी इसके मुख को क्या कहेंगे, क्रेटर। लेकिन जब वर्षा उर्षा होगा तो इसमें पानी भर जाएगा, इस तरह से पानी भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, झील बन जाएगा। तो इसे कहते हैं क्रेटर झील। इसे क्या कहेंगे, क्रेटर झील कहेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्रेटर कहते हैं। यानी सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है।
तो देखिए भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया भूगर्भ विज्ञान, ऑप्शन सी दिया सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी दिया सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी था सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी दिया सुनामी। तो देखिए भूकंप का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो वो करते हैं सिस्मोलॉजी में। क्या करते हैं? सिस्मोलॉजी में। अगर भूकंप जो है 7 तीव्रता से अधिक की आती है, कितनी की आती है? 7 तीव्रता से अधिक की आती है तो ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जबकि इससे कम का जो है खतरनाक थोड़ा कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है। ऑप्शन ए दिया कर्नाटक, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो देखिए सबसे पहले हम भारत का नक्शा देखते हैं। तो देखिए ये भारत का नक्शा है, ये देखिए इस तरह से भारत का नक्शा है, और ये जितनी राज्य हैं सारे राज्य किससे सीमा लगाती है? तो ये सारे राज्य है समुद्र तट से सीमा लगाती है। तो कितने कौन कौन से राज्य लगाती है? तो यहाँ लगाती है गुजरात। देखिए तो कौन कौन सा राज्य लगाएगा? यहाँ पे गुजरात लगाएगा, और यहाँ महाराष्ट्र है, और यहाँ पे कर्नाटक मिलेगा, और यहाँ जो है केरल, क्या मिलेगा? केरल, और यहाँ पे मिलेगा तमिलनाडु, क्या मिलेगा? तमिलनाडु, और ऊपर मिलेगा आंध्र प्रदेश, क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा मिलेगा, और पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य होंगे? तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और 8। तो कितने राज्य जो है समुद्री सीमा लगाती है? तो 8 राज्य जो है समुद्री सीमा लगाती है, जिसमें से सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा जो है गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी जो है सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 कहता है शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कॉटन पॉलिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, जो मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है जानवर जो पेरियार, यहाँ पे प्रिया लिखा गया, ये गलत है, पेरियार होगा, क्या होगा? पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है। ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर, और ऑप्शन डी जो है चीता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी टैगा, ऑप्शन सी विश्वत क्षेत्र, ऑप्शन डी टुंड्रा क्षेत्र। तो इसमें कहाँ सब्जियां उगाते हैं? तो ये टुंड्रा क्षेत्र में उगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसमें काफ़ी सारा डिस्कशन भी किया गया है।